अगर पुलिस के पास में उसकी जानकारी मिलती है कि मेरे साथ में छेड़खानी हुई है, मेरा रेप हुआ है, पुलिस को जानकारी मिलती है, तो पुलिस FIR काटते ही उसको कहां पे लेके आएगी, 61 के A के अंदर उसके मजिस्ट्रेट के सामने बयान करवाती है। तो जो रेप की विक्टिम के जो बयान होंगे वो 6A के अंदर होते हैं, तो उसकी स्टेटमेंट यहाँ पे दर्ज करवाई जाएगी, डायरेक्ट इधर ले आएंगे उसको। फिर इसके अंदर एक बात बता दी, लेकिन उस लड़की के बयान कौन दर्ज करेगा, तो उस लड़की के बयान वही मजिस्ट्रेट दर्ज करेगी जो खुद एक वोमेन है, यानी कि वोमेन मजिस्ट्रेट ही उसके बयान दर्ज करेगी, कोई पुरुष नहीं करेगा। लेकिन वो कोर्ट इतनी बड़ी है कि वहां पे जो हेड मजिस्ट्रेट है वो तो वोमेन है, लेकिन जो असिस्टेंट है वो पुरुष है। फिर वो पुरुष भी कर सकेगा क्योंकि सारा जो खेल है वो इसकी देख रेख में हो रहा है। तो वहां पे यानी कि अगर ऐसी केस की विक्टिम है, रेप वाली छेड़खानी, उसके बयान कोई लेडीज मजिस्ट्रेट ही दर्ज करेगी या उसकी निगरानी में कोई पुरुष भी कर सकता है। फिर इसके बाद एक लेकिन और बता दिया, लेकिन अगर कोई ऐसा मामला है जिसमें सजा 10 साल से ज्यादा की है और कोई ऐसा विटनेस है जो अभी चश्मदीद गवाह है, उस गवाह को भी पुलिस क्या कर सकती है, कोर्ट में ला सकती है और उसकी गवाही भी दर्ज करवा सकती है। इस मामले में 14 साल की सजा है और ये चश्मदीद गवाह था, कोर्ट मजिस्ट्रेट साहब इसके बयान दर्ज करो, ऐसे में इसके बयान भी क्या है, कोर्ट दर्ज कर लेगी। ठीक है, मैंने बताया ना, एक बार अगर मजिस्ट्रेट के सामने बयान आ गए ना, और अगर कल को इंसान मर जाता है तो मरने के बाद फिर उसके बाद पत्थर की लकीर हो जाएगी। क्लियर। इसके बाद एक लेकिन और बता दिया, लेकिन अगर कोई लड़की ऐसी है जिसकी भाई शुद्ध बुद्ध खो चुकी है, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से बेचारी, मान के चलो कोई रेप की विक्टिम है, अपन शुद्ध बुद्ध खो दी भाई, उसने अपने बेहोशी की हालत में है भाई, रेप होने के बाद नहीं, अब टूट जाता है इंसान, मर ही जाता है किस्म का। तब ऐसे में फिर वहां पे कोर्ट क्या कर सकेगी, किसी ट्रांसलेटर को बुला सकेगी, एक्सपर्ट को बुला सकेगी कि इसके देखो इसको ये कहना क्या चाहती है बताओ हमको, और ऐसे केस में फिर उसकी ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग भी कोर्ट कर सकेगी। फिर बता दिया 6B के अंदर, 6B के अंदर बता दिया कि जब भी कोई ऐसा लाचार इंसान अपनी गवाही देता है, कोई रेप की विक्टिम उसने अपनी गवाही दे देगी और वो लाचार थी, मानसिक रूप से वो बीमार है, और अगर इन फ्यूचर जब उसकी मेन एग्जामिनेशन होगा, यानी कि जब आर्ग्यूमेंट चलेंगी कोर्ट में, तो वो चाहेंगे तो अपनी वही जो वाली जो स्टेटमेंट है ना, वही बता सकती है कि मैंने जो उस दिन मेरे जो बयान दिए थे वही आज भी मेरे बयान है, बस मैं से ज्यादा मैं अपने मुंह से नहीं बोल सकती। तो ऐसी अगर कोई लाचार कोई विक्टिम है तो वो ये कह सकती है आर्ग्यूमेंट में कि जो मैंने उस दिन बयान दिए थे वही आज भी मेरे बयान है। आर्ग्यूमेंट की बात बता रहा हूं, आज तो मान के चलो स्टेटमेंट दिए, आर्ग्यूमेंट हो क्या पता 6 महीने बाद, तो 6 महीने बाद कह सकती है मेरे वही बयान है जो उस दिन मैंने दिए थे, उसी पे हटा लो, बस फिर बात खत्म। मतलब फालतू सवाल जवाब नहीं पूछे जाएंगे। 7वीं बात, जो भी मजिस्ट्रेट जिसने बयान दर्ज किए हैं, जुडिशियल मजिस्ट्रेट, अब उन बयानों की कॉपी को, सर्टिफाइड कॉपी को कहां भेज देगा, उस मजिस्ट्रेट के पास में भेज देगा जिस मजिस्ट्रेट के पास में केस है। अगर इसने दिल्ली में कांड किया था तो केस तो दिल्ली में चलेगा, तो दिल्ली पुलिस इसको पकड़ के दिल्ली लेके चली जाएगी मुंबई से, पर ये मुंबई में बयान दर्ज हुए तो मुंबई वाला मजिस्ट्रेट उस दिल्ली वाले मजिस्ट्रेट के पास में भेज देगा जिसके पास में मैटर चला हुआ है। 7वें पॉइंट में, या फिर उसी कोर्ट की भी, एक कोर्ट के अंदर भी ऐसा हो सकता है, मान के चलो ये कोई सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट था, जुडिशियल मजिस्ट्रेट, इसने बयान दर्ज कर लिया, पर वो मामला था वो चला जाना है सेशन कोर्ट में, अब रेप का केस सेशन कोर्ट में चलेगा, बयान दर्ज की सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट ने, तो ये क्या करेगा, फिर उसको सेशन कोर्ट में ट्रांसफर कर देगा, भले उसके डिस्ट्रिक्ट की सेशन कोर्ट हो, तो जिसके पास में वो केस जाएगा उस कोर्ट में उसकी सर्टिफाइड कॉपी को भेज दिया जाएगा। ये था आपका 183। सेक्शन 184, रेप की विक्टिम का मेडिकल कैसे होता है। देखिए, अगर कोई लड़की है जिसका रेप हो चुका है या रेप करने किसी ने कोशिश की है, और ऐसे में अगर वो पुलिस को जानकारी देती है, तब फिर उसका मेडिकल कैसे होगा, और क्या मेडिकल होगा या फिर नहीं होगा। एक 184 दो बातें बताता है। पहली बात तो, अगर कोई लड़की है जिसका रेप हुआ है या किसी ने करने की कोशिश की है और वो पुलिस को जानकारी देती है, तो पुलिस क्या करेगी, 24 घंटे के अंदर अंदर 24 घंटे के अंदर अंदर उसको ऐसे डॉक्टर के पास में या ऐसे हॉस्पिटल में
जो स्टेट गवर्नमेंट द्वारा इसका ये क्या बोलते हैं रजिस्ट्रेशन हो चुका है या फिर मान्यता प्राप्त हॉस्पिटल है, यानी कि जितने भी सरकारी हॉस्पिटल हैं या फिर जितने प्राइवेट हॉस्पिटल हैं वो मान्यता प्राप्त है स्टेट गवर्नमेंट से कि हाँ ये हॉस्पिटल जो है खा कमा सकता है। उस हॉस्पिटल में क्या होगा, उस लड़की का जो डॉक्टर होगा वो डॉक्टर क्या कर सकेगा, उसका मेडिकल कर सकेगा। कोशिश यही रहती है कि सरकारी हॉस्पिटल से करवाया जाए या फिर कोई पीजीआई टाइप कोई हॉस्पिटल उससे करवाया जाए, और वो नहीं है तो जो बड़े बड़े हॉस्पिटल होते हैं अपने शहर के अंदर जो मान्यता प्राप्त होते हैं उनसे उस रेप की विक्टिम का क्या होगा, मेडिकल करवाया जाएगा 24 घंटे के अंदर अंदर। और पुलिस कौन सी होनी चाहिए, कोई भी पुलिस ऑफिसर, आयु है अच्छी बात है, आयु या आयु से ऊपर वाले उसका मेडिकल करवा सकते हैं, कोई भी पुलिस वाला करवा सकता है रेप की विक्टिम का ऐसे हॉस्पिटल में जो स्टेट गवर्नमेंट द्वारा जिसका रजिस्ट्रेशन हो चुका है या स्टेट गवर्नमेंट द्वारा क्या है ऑथोराइज्ड है, मान्यता प्राप्त है। अब जब वो डॉक्टर उसका मेडिकल करेगा तो मेडिकल से पहले उस लड़की की सहमति जरूरी होती है। वो जो लड़की है जो रेप की विक्टिम है उसकी सहमति जरूरी है, कंसेंट उसका जरूरी है, या उसके परिवार वालों का। अगर लड़की सुध-बुध खो चुकी है वो बेहोशी की हालत में, तब उसके परिवार वाले अगर कंसेंट देंगे या लड़की कंसेंट देगी तभी डॉक्टर क्या करेगा, उसका मेडिकल करेगा। और अगर लड़की मना कर देती है कि मेरे को मेरा कोई मेडिकल नहीं करवाना है, फिर डॉक्टर उसका मेडिकल नहीं करेगा। और ऐसे में तो 2 फिंगर टेस्ट जो था रेप वाला वो तो खत्म कर ही दिया, 2 फिंगर टेस्ट अब नहीं होंगे। सेकंड चीज बता दी, जैसे ही डॉक्टर के पास में वो लड़की आती है या वो पुलिस वाला उस लड़की को लेके आएगा इसका मेडिकल कीजिए, तो डॉक्टर क्या करेगा, बिना देरी किए उसका मेडिकल करना स्टार्ट कर देगा। कोई डिले नहीं करेगा कि आओ पुलिस वाले साहब बैठो खाना पीना खाएंगे पिज्जा मंगवाएंगे, कोई डिले नहीं है भाई, 2 घंटे रुक जाओ, 2 घंटे बाद लंच के बाद आना, बैंक वाले नहीं है लंच के बाद आना। डॉक्टर क्या करेगा, फटाफट, हाँ फटाफट, कंसेंट जरूरी है, ये बात ध्यान में रखना। अब डॉक्टर उसकी रिपोर्ट कैसे तैयार करेगा, तो इसके अंदर पहली बात बता दी, उस लड़की का नाम क्या है और उसको लाने वाला कौन है, वो जो पुलिस वाला है उसका नाम लिख देगा रिपोर्ट के ऊपर। सेकंड चीज, उस लड़की की एज क्या है वो लिख देगा। सी के अंदर लिख देगा कि उस लड़की के डीएनए सैंपल कहां से लिए, खून के लिए डीएनए सैंपल उठाया, बालों का डीएनए सैंपल उठाया, किसी ने लड़की को काट रखा था तो काटने पे जो दांतों का जहर आ जाता है वो सैंपल उसने उठाया, नाखूनों का सैंपल उठाया, तो जहां से डीएनए सैंपल उठाया वो रिपोर्ट लिख देगा। चौथी बात, लड़की को अगर कोई चोट लगी थी, कोई कहीं पे भी कोई चोट लगी है, कहीं से उसको काटा हुआ है, वो चीज रिपोर्ट में मेंशन कर देगा। एंड इसके बाद आ गया, अगर कोई लड़की की जो फिलहाल सिचुएशन कैसी है, उसकी क्या बोलते हैं हालात फिलहाल कैसे हैं, सिचुएशन वो मेंशन कर देगा। और फिर एफ के अंदर बता दिया अगर कोई और जानकारी थी वो रिपोर्ट के अंदर मेंशन कर दी जाएगी। इससे अगले पॉइंट में बता दिया, तीसरे के अंदर, ये दूसरा था, तीसरे के अंदर रिपोर्ट जो तैयार की जाएगी बिल्कुल डीपली तैयार की जाएगी, डीपली, यानी कि ये नहीं है कि हाँ रेप हुआ तो रेप जो हुआ किस टाइम से, क्या सारी चीजें, एक चीज कहां से उसको शरीर पे चोट है, कहां से काट रखा है, रेप के क्या क्या सिम्टम है, कितनी बार रेप हुआ, वो एक एक चीज पूरी डिटेल में रिपोर्ट तैयार की जाएगी। चौथी चीज, रिपोर्ट के अंदर ये चीज भी मेंशन की जाएगी कंसेंट किसका था, अगर डॉक्टर का लड़की का कंसेंट था या फिर लड़के के परिवार वालों का कंसेंट था वो चीज मेंशन की जाएगी। एंड पांचवी बात बता दिया, रिपोर्ट का टाइम कब स्टार्ट हुआ, रिपोर्ट टाइम, स्टार्ट एंड एंड, यानी कि मेडिकल जो होना कितने बजे स्टार्ट हुआ था और कितने बजे तक मेडिकल खत्म हो गया, यानी कि 12 बजे उन्होंने स्टार्ट किया और 12:30 बजे खत्म कर दिया, तो रिपोर्ट के अंदर लिख दिया कि 12 से लेकर 12:30 बजे तक हम ये चीज हो चुकी है। फिर 6th पॉइंट बता दिया कि वो जो रिपोर्ट बनते ही क्या करेगा, 7 दिन के अंदर अंदर वो डॉक्टर उस रिपोर्ट को उस पुलिस वाले के पास में भेज देगा, जो पुलिस वाला इसको लेके आया था या वो जो आयु जिसके पास में केस है। क्यों, ताकि जो वो चार्जशीट बनाएगा 193 के अंदर वहां पे मेंशन कर सके कि ये देखो लड़की की मेडिकल रिपोर्ट भी चार्जशीट में मेंशन करनी होती है, तो 7 दिन के अंदर अंदर अब डॉक्टर को मेडिकल रिपोर्ट भेजनी पड़ेगी उस पुलिस वाले के पास में। 7वां पॉइंट बता दिया, अगर रिपोर्ट बनने के बाद लड़की कहे या लड़के परिवार वाले कहे कि हमारी छोरी से तो पूछा ही नहीं, हमारा तो कंसेंट लिया ही नहीं, तो फिर वो बात नहीं सुनी जाएगी। अगर एक बार रिपोर्ट तैयार हो चुकी है वो रिपोर्ट क्या बन जाएगी, सबूत बन जाएगी, फिर ये बात नहीं सुनी जाएगी कि इस रिपोर्ट को फाड़ दो, हमारी सहमति नहीं थी, हमारी सहमति नहीं थी, ये बात नहीं सुनी जाएगी। तो ये था माय डियर आपका मेडिकल वाला। अब 2 सेक्शन और सिखा देता हूँ, क्लास मानता हूँ थोड़ी लंबी हो गई होगी, बस 2 सेक्शन और पुलिस तलाशी वाला और सीख लेते हैं।
185 और 186 पुलिस तलाशी कैसे और कहां ले सकती है? और 186 देखो 185 कहता है कि अगर कोई भी सब इंस्पेक्टर या कोई भी क्या बोलते हैं इंस्पेक्टर यानी कि एसएचओ, ठीक है, अगर उसको लगे कि मेरे थाने के एरिया में मेरे को कोई तलाशी लेनी चाहिए या कोई भी आईयू, ये जैसे कोई थाना था और उस थाने का जो एरिया था मान के चलते हैं ये वाला एरिया है पुलिस स्टेशन का, ठीक है, 185 बता दिया कि अगर एसएचओ या कोई आईयू उसको लगे कि मामले की तह तक पहुंचने के लिए हमको इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा या हमको किसी जगह की उस इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट करने के लिए हमको किसी जगह की तलाशी लेनी पड़ेगी, तभी हम मामले की तह तक पहुंच सकेंगे। और जब तक हम तलाशी नहीं लेंगे तब तक हम इस कार्रवाई को, इस इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा ही नहीं सकते। ऐसे में पहला पॉइंट के तहत में वो क्या कर सकेंगे, वो उस थाने के एरिया में, देखो हर थाने का अपना एक एरिया होता है, थाने का एरिया होता है, जैसे सदर थाना है, गांव वाला एरिया गया, सिटी थाना का सिटी एरिया का, महिला थाने का अपना जो जितना एरिया मिला हुआ है, सिविल स्टेशन हो गए उनके अपने एरिया होते हैं। उस एरिया में वो क्या कर सकेंगे, तलाशी ले सकेंगे, तलाशी लेने की उनके पास में पावर होगी। मान के चलो कोई चोरी का मामला आ गया, मोबाइल चोरी का मामला आ गया कि साहब मेरा मोबाइल चोरी हो गया, पुलिस वालों ने उसकी लोकेशन निकलवा ली। लोकेशन निकलवाने के बाद पता चला कि भाई यहाँ पे एक बस्ती है और उस बस्ती में एक घर में टू 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 हो रही है, लोकेशन मिल रही है। तो आप खुद बताइए, क्या जब तक इस जगह की तलाशी नहीं लेंगे क्या मोबाइल मिल जाएगा, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाएगी? क्या जरूरी है, जगह की तलाशी लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब जगह पे जाएंगे वहां तलाशी लेंगे, मिल गया तो चोर भी मिल जाएगा, नहीं मिला तो फिर दोबारा लोकेशन निकलवाएंगे। तो ऐसे में सिचुएशन ये आ गई कि जब तक तलाशी नहीं ली जाती ना तब तक भैया बात बनेगी, तो तलाशी लेना जरूरी है। तो पहले पॉइंट में वो क्या कर सकेंगे, उस जगह की तलाशी ले सकेंगे। सेकंड पॉइंट में बता दिया कि हो सकेगा तो तलाशी वही अधिकारी लेगा जो उस मामले को देख रहा है। कोई भी आयु हो सकता है, हेड कांस्टेबल, एएसआई, सब इंस्पेक्टर, कोई हेड कांस्टेबल अगर उस मामले को देख रहा है, चोरी के मामले को, तो वो खुद ही जाके उस जगह पे तलाशी लेगा। या कोई मान के चलो सब इंस्पेक्टर उस मामले को संभाल रहा है, तो सब इंस्पेक्टर ने देखा कि यार मेरे को तो कोर्ट में जाना है, कोर्ट में आज तारीख है, एविडेंस है मेरे, क्यों ना किसी हेड कांस्टेबल को भेज देता हूँ। ऐसे में फिर वो क्या कर सकेगा, किसी और को भी भेज सकता है। तो सेकंड पॉइंट में कोशिश ये करेगा खुद ही जाए। तीसरे पॉइंट में बता दिया, अगर वो खुद नहीं जा पाता है तो तब अपने सबऑर्डिनेट को उस जगह पे भेज देगा, लेकिन भेजने से पहले उसको रिटर्न क्या देगा, रिटर्न में ऑर्डर देगा, वर्बली नहीं कि भाई साहब रामफल यार एक बार ऑर्डर चाहिए, एक बार यार तलाशी लेनी है, एक फोन की लोकेशन से देखनी है। रिटर्न ऑर्डर देगा कि वहां जा, और वहां जाने के बाद उस रिटर्न ऑर्डर में उस जगह का नाम भी लिखा मिलेगा और तलाशी किस चीज के लेनी है वो प्रोडक्ट भी मेंशन किया जाएगा कि एक मोबाइल तलाश करना है यार, तो रामफल जाके वहां पे मोबाइल ही तलाश करेगा, ताश चेक नहीं करेगा, इस घर में ताश छुपाए हुए नहीं है, मोबाइल ही चेक करेगा। तो उस ऑर्डर के अंदर उस जगह और उस मोबाइल की लोकेशन और सारी चीज मेंशन करेगा, फिर वो जाके वहां पे तलाशी ले सकेगा। चौथे पॉइंट में बता दिया, अगर वहां से जो सामान मिलता है, जैसे एक मोबाइल मिला, दो मोबाइल मिला, ठीक है, तो वो जो तलाशी जो है वो कैसे ली जाएगी, तो तलाशी वैसे ली जाएगी जैसे 103 बीएनएस के अंदर बताया गया है। तो वहां पे जो रामफल जाएगा, तलाशी का प्रोसेस क्या होगा, 103 वाले। पांचवी बात, जो तलाशी वहां पे लेगा, जो भी सामान बरामद होगा, मोबाइल है, जो भी चीज अफीम तलाश कर रहे थे, जो भी चीज ढूंढ रहे थे, जितना भी सामान मिला है उसकी एक लिस्ट तैयार कर दी जाएगी और लिस्ट में डाल दिया जाएगा, एक मोबाइल इस कंपनी का, दो मोबाइल इस कंपनी का, ये सामान मिला है, और उस लिस्ट की एक कॉपी उस मकान मालिक को फ्री में दे दी जाएगी और एक कॉपी नजदीकी मजिस्ट्रेट के पास में पहुंचा दी जाएगी फ्री, ठीक है। तो जो आईयू है या एसएचओ क्या कर सकेगा, अपने एरिया में तलाशी ले सकेगा, तलाशी लेने की पावर है, खुद लेगा, सबऑर्डिनेट को भेज रहा है तो रिटर्न में ऑर्डर देगा। चौथी बात, तलाशी का प्रोसेस क्या रहेगा, जैसे हमने 103 में सीखा था। और पांचवी बात बता दी फिर कि तलाशी से बरामद सामान की लिस्ट तैयार की जाएगी, उस लिस्ट को एक तो मकान मालिक को फ्री में दी जाएगी, नजदीकी मजिस्ट्रेट के पास भी पहुंचा दी जाएगी और सामान जब्त कर लेगी पुलिस। 186 में बता दिया दूसरा एरिया है, अगर पुलिस वालों को दूसरे एरिया में तलाशी लेना है, मान के चलो ये था आईयू, मोबाइल चोरी का केस आ गया,
और मोबाइल चोरी की जो वो लोकेशन निकलवाई मोबाइल की, ये मोबाइल कहाँ पे है, वो मोबाइल की टूटू बजी इस घर में, पर वो घर था दूसरे एरिया में, यानी कि इस थाने के दूसरे एरिया में। अब दूसरे एरिया का मतलब ये नहीं है कि पड़ोसी एरिया, पड़ोसी एरिया तो हो ही सकता है, पड़ोसी एरिया के साथ में दूसरा डिस्ट्रिक्ट भी हो सकता है, दूसरा स्टेट भी हो सकता है। मान के चलो दिल्ली से कोई मोबाइल चोरी हुआ और अब वो मुंबई में जाके लोकेशन आ रही है, मुंबई तो देश दूसरा एरिया हो गया ना, तो ये आप समझ जाना। सिटी थाना वालों ने लोकेशन निकलवाई, पता चला कि गांव में, और गांव का एरिया सदर थाने में आता है, तो दूसरा वो भी दूसरा एरिया ही है, यानी कि उस थाने से बाहर का एरिया, चाहे उस जिले में हो या दूसरे जिले में, दूसरे स्टेट में, कोई दिक्कत नहीं है, दूसरा एरिया होना चाहिए। अब इस आयु को लगा यार जहां पे मोबाइल की लोकेशन आ रही है ना वो तो दूसरा एरिया है, वहां पे कैसे जाऊंगा, तो वहां पे जाने के लिए क्या कर सकता है, 186 के अंदर कोई भी एसएचओ, इस एरिया का एसएचओ, इस एरिया का एसएचओ कैसे बनाऊं, इस एरिया का एसएचओ या कोई सब इंस्पेक्टर से छोटा नहीं, सब इंस्पेक्टर या इससे ऊपर का अधिकारी या एसएचओ, उस एरिया के एसएचओ को, एसएचओ समझ गए ना, पुलिस स्टेशन का प्रभारी अधिकारी, इंचार्ज से क्या करेगा, रिक्वेस्ट करेगा कि भाई साहब आपके एरिया में एक ऐसी लोकेशन हमको मिली है मोबाइल चोरी की और वहां पे तलाशी लेनी है, और जब तक उस जगह की तलाशी नहीं लेंगे ना तब तक इन्वेस्टिगेशन आगे नहीं बढ़ेगा, यानी कि तलाशी लेना जरूरी है, सर्च करना जरूरी है। एसएचओ या सब इंस्पेक्टर से क्या कर सकेगा, रिक्वेस्ट कर सकेगा उस एरिया के एसएचओ से, पहले पॉइंट में। दूसरे पॉइंट में अब इस एसएचओ की ड्यूटी क्या है, इसकी ड्यूटी ये है कि ये 185 की पावर का इस्तेमाल करते हुए, ये 185 की पावर क्यों इस्तेमाल करेगा, क्योंकि ये तो इसी का एरिया है ना, अपने एरिया में तो तलाशी ले ही सकता है। देखो यहाँ पे हमने ये चीज सीखी थी, 185 में इंसान अपने एरिया में तो खुद तलाशी ले सकता है, अब 185 में खुद उसकी तलाशी ले सकेगा क्योंकि अभी इसका एरिया आ गया, और ये जो तलाशी लेगा ये ऐसे लेगा, मान के चलो ये अपने लिए ले रहा है, किसी और के लिए नहीं, तो अपने लिए ले रहा है, तो इसके लिए तो 185 वाला ही मैटर हो गया, तो ये जो तलाशी लेगा 185 के तहत में तलाशी ले लेगा। तीसरी बात बता दी, अगर इसको एसएचओ को या सब इंस्पेक्टर को लगे कि यार अगर हमने उस एसएचओ से रिक्वेस्ट की कि यार उस एरिया में एक ऐसे मोबाइल छुपा रखा है तलाशी ले, क्या पता वो हमारी मदद इतनी खास ना करें। हमारी खास कर एक चीज बता देता हूँ, यूपी की जो पुलिस है ना, यूपी पुलिस दूसरे एरिया वालों पुलिस इतनी खास मदद नहीं करती है, ये चीज मैंने प्रैक्टिकल भी देखी है। दिल्ली पुलिस जो है, उत्तराखंड पुलिस जो है, पंजाब पुलिस जो है, हरियाणा राजस्थान जो है, गुजरात पुलिस भी जो है बहुत ज्यादा कोऑपरेट करते हैं, पर यूपी और बिहार की पुलिस नहीं, बोला कर लो जो तुमको करना, हम तो नहीं करेंगे मदद, हेलो भाई कर लो बात, ये चीज मैंने प्रैक्टिकल देखी है। तो जो एसएचओ या एसआई है, इनको अगर लगा कि अगर हमने उस एरिया के एसएचओ से रिक्वेस्ट की और वो क्या पता हमारी मदद करे ही ना, हम उसके इंतजार में रहें, और जब तक इंतजार में रहें क्या पता मोबाइल कहीं और खिसक जाए, बेच खाए, जला दे, एविडेंस ही मिटा दे, या फिर जो चीज और कोई चीज ढूंढ रहे हैं उसको बेच खाए, या उस चीज जगह से हटा ही दे उसको, तो फिर हम क्या कर लेंगे। तो वो कैसे में तीसरे पॉइंट के तहत में क्या कर सकते हैं, ये लोग डायरेक्ट उस जगह पे जाके भी छानबीन कर सकते हैं, तलाशी ले सकते हैं, ये इनके पास में पावर है, यानी कि बिना इसकी मर्जी के डायरेक्ट चले जाएंगे। लेकिन जाने से पहले चौथे पॉइंट में बता दिया कि इस एरिया के एसएचओ को और उस नजदीकी मजिस्ट्रेट को एक ऑर्डर की कॉपी जरूर दिखा देंगे कि हम आप, यानी कि जानकारी जरूर दे देंगे कि हम आपके एरिया में डायरेक्ट आगे तलाशी से एरिया में ले रहे हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि वो जो चीज है वो गायब हो जाए और हम इस चीज में डिले ना हो, इसलिए हम डायरेक्ट तलाशी लेने के लिए आए हैं। तो उसकी जानकारी एक तो एसएचओ के पास में भेज दी जाएगी, एक नजदीकी मजिस्ट्रेट के पास में भेज दी जाएगी, ठीक है। अब वो लोग खुश हो जाएंगे, और एटलीस्ट हमारे एरिया में जो हो रहा है हमको पता तो है, तो ऐसे तलाशी के ऑर्डर भेज दिए जाएंगे। फिर वही बात बता दी पांचवा पॉइंट में कि अगर वहां से तलाशी का सामान, जो तलाशी जो लिए, तलाशी से जो सामान बरामद हुआ है उसकी एक लिस्ट तैयार कर दी जाएगी, और उस एक लिस्ट की कॉपी उस एरिया के एसएचओ के पास में भेज दी जाएगी, और एक लिस्ट की कॉपी नजदीकी मजिस्ट्रेट के पास में भेज दी जाएगी, और एक उसकी कॉपी मकान मालिक के पास में भेज दी जाएगी। यहाँ पे तो मकान मालिक और मजिस्ट्रेट था, पर यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कॉपी किसके लिए, उस एरिया के एसएचओ के लिए, कि भैया हम तुम्हारे एरिया से ये सामान बरामद करके लेके जा रहे हैं, ठीक है। तो राम रूमी मानना, बाय बाय टाटा। तो आप लोगों को भी बाय बाय टाटा, ठीक है। तो उम्मीद करूंगा आज वाली क्लास आपको समझ में आई होगी, कोई डाउट नहीं होगा, फिर भी कोई डाउट होना तो डाउट क्लास ले लेना। क्लियर, चलो थैंक यू माय डियर।
डाउट जरूर ले लेना भाई। और ये कॉपी है ना, ये फ्री में मिलेगी, ये फ्री दी जाएगी मकान मालिक को। थैंक यू भाई।